हमारे साथ मौजूद है हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय संगठन मंत्री भगवान सिंह कार्की जी। आज यह साध्वी दीदी प्राची के साथ यहाँ पर मसूरी आए थे। आज इन्होंने जो बातें मंच से कही, निश्चित तौर पर वो किसी हिंदू संगठन के नेता के मुंह से ही निकल सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें आरएसएस को लेकर जरूर कुछ भ्रांतियां जो चलती हैं लोगों में, जो दुष्प्रचार होता है या प्रचार होता है, उसको लेके हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं न्यू मसूरी चैनल में। भगवान सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा कि पहले बात करूँगा विश्व हिंदू परिषद या हिंदू जागरण मंच की। इस तरह के जो संगठन है, इनको एक अनुषांगिक संगठन माना जाता है आरएसएस का, तो क्या मानते हैं आप, किस तरह की ये परंपरा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बड़ा आध्यात्मिक संगठन है, और क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनको संघ के अंदर कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर अपना डॉक्टर नहीं बोलता है। तो जैसे हिंदू जागरण मंच है, विश्व हिंदू परिषद है, विद्यार्थी परिषद है, तो सभी विषयों को लेकर हमने अलग अलग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये सारे ब्रांच बनाए हैं और वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। संघ एक निष्पक्ष और राजनीतिक से युक्त संगठन है, और इसलिए उनको हिंदू जागरण मंच अन्य हमारे संगठन समाज में होने वाली हर बात की संघ के आदेश पर हम कोई विषय देना होता है, चीज पर टिप्पणी करनी होती है, तो हम करते हैं। आज का जो एक कार्यक्रम है, इस किस परिप्रेक्ष्य में रहा ये कार्यक्रम, इसके पीछे एजेंडा क्या था? और ये अखंड भारत की जो बात है, हम तो बचपन से सुनते आए हैं इस बात को कि भारत अखंड है, एकता में अनेकता, भारत की विशेषता, ये तमाम चीजें हम बचपन से सुनते आए हैं। फिर ऐसी क्या वजह रही है कि अखंडता रैली के तौर पर ये सारी चीजें एक मुहिम चलाई जा रही है? ये हमारा दुर्भाग्य ही कहूँगा मैं इसको, क्योंकि देश को 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ादी के बाद भी इतने सारे विभाजन देश के हुए हैं, 8 विभाजन देश के हुए हैं। परंतु ऐसा है कि 1947 का जो विभाजन है, 14 अगस्त 1947 का जो विभाजन है, ये विभाजन एक दिलों पर बड़ी दर्द होता है, बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि यह जो विभाजन हुआ यह धर्म के आधार पर हुआ जी। और धर्म के आधार पर होने के कारण से पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुओं की दशा हुई, मंदिर तोड़े गए, मस्जिदों को बनाया गया, कश्मीर के अंदर भी मंदिर तोड़े गए, मस्जिद बनाया गया। हम ये चाहते हैं कि जो हमने खोया है उसका हम अध्ययन करें, और जो हमने खोया है तो उसको पाने के लिए हम पुनः भारत को अखंड देखना चाहते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सपना भी है, और उसके जितने भी सारे संगठन, अनुषांगिक संगठन है, हम सबका सपना है कि भारत अखंड बनेगा, और इसी आशा और विश्वास के साथ हम काम भी कर रहे हैं, और पुनः भारत अखंड होगा, इसमें कोई शक नहीं। साध्वी प्राची कहती है कि महात्मा गांधी की तकली और धागे से, चरखे से देश को आज़ादी नहीं मिली, ये एक भ्रांति है, झूठा प्रचार किया गया है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी को आदर्श बनाते हुए, और चाहे वो स्वच्छता अभियान चलाएं या और बहुत सारी कई योजनाएं चलाई हैं उन्होंने, और महात्मा गांधी को उन्होंने केंद्र बिंदु रखा है उसमें, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये एक विरोधाभास नहीं है? ये निश्चित रूप से ये विरोधाभास भी है, क्योंकि ऐसा है कि माननीय मोदी जी को 2 अक्टूबर की जगह पर वो भगत सिंह का जन्मदिन भी चुन सकते थे, वो विवेकानंद जी का जन्मदिन भी चुन सकते थे। देश के अंदर जितने भी क्रांतिकारी हुए, किसी एक क्रांतिकारी का जन्मदिन चुनकर उस पर भी हम स्वच्छता अभियान कर सकते थे। क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को भी लगता है कि गांधी जी गुजरात से बिलोंग करते थे और साबरमती के संत, इस कारण से उनको ऐसा लगता है कि ये गुजरात के हैं और इसलिए वो भी गुजरात से आते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है ऐसा भाव उनके मन में रहा होगा। मतलब ये कहें कि प्रधानमंत्री भी शायद वो एक क्षेत्रवाद की जो बात होती है, अपनापन की बात होती है, कहीं ना कहीं वहाँ से भी वो जुड़े रहे हैं, या फिर ये कहें कि वो भी जानते थे कि देश की दिशा और दशा बदलनी है तो समय के साथ चलते हुए धीरे धीरे बदलनी होगी। शायद ये कोई रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि राजनीतिक मजबूरी को देखते हुए बिल्कुल मैं इसको ये कहूँगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। तो गांधी जी ने कौन सा जनसंघ का काम किया था? उन्होंने देश के लिए कोई हिंदू संगठन में काम किया था? अगर हम कांग्रेस मुक्त भारत चाह रहे हैं, हम सीधा से कहते हैं कि गांधी खानदान ने कुछ नहीं किया, और वास्तव में कुछ किया भी नहीं है। ये दुर्भाग्य से ऐसा कि अभी प्राची दीदी ने कहा कि चरखा चला के, और मैं भी इसमें एक बात जोड़ रहा हूँ, अगर धोती पहन के देश को आज़ादी मिलती तो चंद्रशेखर आजाद ने भी धोती पहनी थी, और हम भी कई क्रांतिकारियों को धोती पहना सकते थे। पर ऐसा लगता है कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, कांग्रेस की मजबूरी है कि इस अंतिम दम में वो गांधी के नाम पर जिंदा रहना चाहती है, पर हम लोग चाहते हैं कि युवाओं के अंदर वो भी उसके पास ना रहे यूथ, और हम ये चाहते हैं कि जो यूथ है, यूथ को गांधी जी की हकीकत भी पता चलनी चाहिए, नेहरू की हकीकत भी पता चलनी चाहिए, और देशभक्तों की हकीकत भी पता चलनी चाहिए। मैं आपके न्यूज़ से, आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करूंगा। मैं ये भी चाहता हूँ कि जब देश को आज़ादी मिली, तो देश को आज़ादी के बाद जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी उनको शासन चलाने का मौका नहीं मिला,
और अच्छा होता सरकार ने, चलो उस समय वो सरकारें चली गई, अब भी मोदी जी ये काम कर सकते हैं कि जो हमारे चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनके फोटो भी तो नोटों में छापे जा सकते हैं। सवाल वही है कि अगर मान लो क्षेत्रवाद की थोड़े से अपनेपन से ग्रसित थे तो वल्लभ भाई पटेल भी वही आते हैं, शायद वहां से भी हो सकता था। चलिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक नरेंद्र मोदी की एक रणनीति का हिस्सा है कि एक हथियार केवल कांग्रेस पर रहा है, महात्मा गांधी, वो हथियार भी उनसे छीन लिया जाए, फिर भले ही धीरे धीरे उनको छीन करके बाद में बंद कमरे में रख दिया जाए, वो एक अलग इशू है। कहीं कोई एक चाल, कोई राजनीतिक षड्यंत्र या कोई राजनीतिक एक रणनीति तो नहीं है, कूटनीति तो नहीं कि कहीं वो कहावत है कि गंदे को साफ करने के लिए पहले गंदे में उतरना पड़ता है, तो कहीं एक रणनीति तो नहीं है कोई ऐसा हमको गंदे की उतारनी पड़ेगी। तो आज देश जो मानता है कि देश ये मानता है कि गांधी जी ने देश की आज़ादी के इसमें देश को धोखे में रखा, कहा कि हम देश का विभाजन नहीं होने देंगे, देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा, तो उनकी लाश पर कहाँ हुआ? लाश तो लोगों की बीच गई, जनता समाज की भी लाश बीच गई। तो इसलिए मोदी जी को समझना, मैं समझता हूँ, बोला उसको उनको भाजपा नहीं समझ पा रही है। और हो सकता है मोदी जी क्या सोचते हैं, मोदी जी का स्तर बड़ा है हमसे, काफी मोदी जी बहुत आगे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वो अपने पाले में एक बार उसको करके, गांधी जी को करके, और हो सकता है गांधी जी को बाद में, क्योंकि देश का जो यूथ है वो ये चाहता है कि सभी जितने भी देशभक्त इस देश के अंदर हुए, क्रांतिकारी हुए, गांधी जी की तरह उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आज की युवा पीढ़ी गांधी जी से कम और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से ज्यादा इंस्पायर होती है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। यह बिल्कुल आप देश के, मैं इसको कहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक शाखा के माध्यम से, मैं भी एक स्वयंसेवक हूँ, 10-15 साल से मैं संघ का प्रचारक हूँ और बचपन से शाखा जाता हूँ, और मैं भी आज कहीं पर समाज में बोलता हूँ तो मैंने शाखा से हर चीज़ सीखी है, संघ का इतिहास पढ़ा है, देश का इतिहास पढ़ा है, और कहीं ना कहीं यूथ जो है वो भगत सिंह को पसंद करता है, क्योंकि हम भी चरखा काटते उसको आदर्श बना लें, ऐसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि भगत सिंह ने एक अपना बलिदान देकर देश के युवाओं के सामने एक पक्ष रखा कि हम प्रैक्टिकल होना चाहिए, देश के लिए बलिदान देना पड़े तो बलिदान देना चाहिए। शुक्रिया। तो आपने जाना, भगवान सिंह के द्वारा बहुत साफ तौर पर एक अपनी बात कही गई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि निश्चित तौर पर शायद आरएसएस भी मोदी की उस रणनीति को नहीं समझ पा रही है कि क्या कारण रहा है कि किसी क्रांतिकारी के नाम पर या सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर या फिर विवेकानंद के नाम पर ये स्वच्छता अभियान रखा जा सकता था, लेकिन क्या कारण रहा है तो मोदी ही जाने, क्योंकि उनको समझना, ये भी यही मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को समझना बहुत मुश्किल है, और ये उनकी एक कोई रणनीति है, उनकी कूटनीति है, ये तो मोदी ही जाने। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अब देश बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, युवा पीढ़ी की सोच बदल रही है, और आज हमारा देश अखंड भारत की ओर अग्रसर हो चला है। अब देखना ये होगा कि किस पीढ़ी को इस अखंड भारत का दीदार करने को मिलेगा, तो वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राजवीर छिला के साथ मनीष चतुर्वेदी, मसूरी।